नमस्कार दोस्तों, सरिया जी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक अलग ही अंदाज में भरपूर ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप हमारे साथ आधे घंटे बने रहे। संविधान एक परिचय संविधान से रूबरू आपको कराऊंगा, उस हिसाब से कराऊंगा कि शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखते हैं संविधान। सबसे पहले समझो, विधान यह होता है संविधान। अब संविधान जो होता है यह होता क्या है भाई? देखिएगा, किसी भी देश के शासन तंत्र को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक लिखित व अलिखित ग्रंथ की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। देखिएगा कि यह दो प्रकार का होता है, एक लिखित, दूसरा अलिखित। लिखित संविधान वह ग्रंथ या वह पुस्तक कह सकते हैं जो किसी भाषा व लिपि में वर्णित हो, संविधान कहलाएगा। साथ ही साथ भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का इत्यादि देशों का संविधान जो है वह लिखित व्यवस्था पर आधारित है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। दूसरा आता है अलिखित संविधान। पहला हो गया आपका लिखित संविधान। संविधान भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटीसी। अगला हो गया अलिखित संविधान। देखते हैं वह ग्रंथ जो मौखिक व्यवस्था पर आधारित हो, मौखिक व्यवस्था पर आधारित हो, वह अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। देखते हैं कि वह प्रथम व्यक्ति हेनरी बेन कह सकते हैं। हेनरी बेन था जिन्होंने संविधान शब्द का जन्म दिया। हेनरी बेन था जिन्होंने संविधान शब्द का जन्म दिया। फिर आती है बात कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में संविधान शब्द का जन्मदाता कौन कहलाया? देखते हैं। भारत में संविधान शब्द का जन्मदाता महात्मा गांधी थे। लेकिन भारतीय संविधान के जन्म पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये रही संविधान की परिचय। फिर बढ़ते हैं आगे। विश्व में संविधान की जननी वाला देश ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि हेनरी बेन ब्रिटेन के रहने वाला था जिन्होंने संविधान शब्द का उच्चारण किया था। फिर आती है कि संविधान हो गया, लिखित हो गया, अलिखित हो गया। हेनरी बेन विश्व का प्रथम संविधान की जननी वाला देश ब्रिटेन। भारतीय महात्मा गांधी थे जिन्होंने भारत में संविधान शब्द का उच्चारण किया। भारतीय संविधान के जनक।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब आती है बात अनुसूची की। अनुसूची की बात आती है। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। आधे घंटे में जो आप पढ़ेंगे वो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब आती है अनुसूची। अनुसूची देखते हैं कि अनुसूची में क्या क्या हो सकता है, क्या नया जुड़ा, देखते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 1 भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्णन करता है। अनुसूची 2। अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है। अब भैया वेतन की कर किसका किसका वेतन है उसमें देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, जबकि उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, महान्यायवादी है। इन सब के बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा, पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके कि राष्ट्रपति से संबंधित कितने अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित कितने अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इनका वेतन एवं भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में देय होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपालों का वेतन 3,50,000 रुपया है। अब देखते हैं कि इन सब का वेतन एवं भत्ता, साथ ही साथ कुछ राज्यपालों का वेतन, राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता भारतीय संविधान के अनुसूची 2 और अनुच्छेद की बात आती है। अनुच्छेद 266 ए कहिए, क कहिए या 1, 266 ए यह संचित निधि होता है। यह संचित निधि पर भारित होता है, भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल एवं भारत राज्यपाल, हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब का वेतन और भत्ता भारतीय संविधान की अनुसूची 2 एवं अनुच्छेद 266 को
एक या ए पर भारित होता है। अगला बात आता है अनुसूची 3, देखते हैं अनुसूची 3 शपथ संबंधी प्रारूप। शपथ संबंधी प्रारूप ये सभी लोग मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सारे लोग अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं और वह शपथ भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। अब आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। अब देखते हैं कि राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के अनुसूची 4 के तहत किया गया है। किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, सदस्य कितने हैं, राज्यसभा सदस्य कितने हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का और न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वो 30 वर्ष होती है। यह किस राज्य में कितने हैं, यह अनुसूची 4 के दायरे में आता है। फिर आता है बाबू अनुसूची 5, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इधर। आता है अनुसूची 5, देखते हैं अनुसूचित जाति SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन नियम विषय से संबंधित प्रशासन नियम विषय की चर्चा की गई है। अब आता है अनुसूची 6 की बात। अनुसूची 6 यहां लेते हैं, यहां ले सकते हैं। देखिएगा अनुसूची 6 अनुसूची संख्या 6 असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा। देखते हैं असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन का वर्णन किया गया है। प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 जो है वह असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 देखते हैं। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7 केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करता है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं।
3 सूचियां हैं, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब देखते हैं संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि एक ही विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण करते हैं तो राज्य के कानून के ऊपर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। फिर आता है बात अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। अब एक चीज देखते हैं हम कि मूल संविधान में 14 भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा, यानी हम कह सकते हैं कि जब संविधान की रचना हुई उस समय भाषाओं की जो संख्या थी वह 14 थी। लेकिन उसके बाद एक भाषा बढ़ता है, उस भाषा का नाम होता है सिंधी। उस भाषा का नाम होता है सिंधी। और देखते हैं कि सिंधी भाषा 1967 में सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी जाती है। उसके बाद फिर 3 भाषा बढ़ता है। 3 भाषाओं का संविधान में बढ़ोतरी होती है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 4 भाषा बढ़ता है, आपको संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। संथाली, मैथिली, डोगरी और एक इधर लेते हैं बोडो। अब देखते हैं संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। यह 3 भाषा जो थी यह 1992 में हुई, जबकि 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 2004 में जोड़ा गया। इस हिसाब से भाषाओं की संख्या 22। वर्तमान में संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। भाषाओं की संख्या 22 है। अब देखते हैं कि इसके बाद आता है अनुसूची 9। यहां से कर देते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 देखते हैं 31 भू सुधार। 31 भू सुधार अनुसूची 9 देखते हैं। 31 भू सुधार। 9वीं अनुसूची का स्वरूप अत्यंत कठोर है। इस सूची में 1973 से पहले देखते हैं, सबसे पहले कि 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। वह जोड़ा गया कब? 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है 31 भू सुधार आंदोलन देखते हैं कि इस सूची का स्वरूप अत्यंत कठोर होता है। इस सूची में जिस विषय को 1973 से पहले, यानी हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले से पहले जिस विषय को जोड़ा गया उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती थी। अब रही बात कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 8 मई 1951 को यह लोकसभा में लेकर आते हैं। फिर यह अंतरिम समिति के पास जाता है और अंतिम समिति के सुझाव स्वरूप जब वापस आता है तो 18 जून 1951 को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही यह कानून का रूप धारण करता है। लेकिन एक चीज निकल कर आती है, इस सूची में जिस विषय को सम्मिलित किया गया उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती थी। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित करता है, जजमेंट देता है और जजमेंट में स्पष्ट करता है कि यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता हो, मौलिक अधिकार से संबंधित हो, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। 1973 में जजमेंट होता है। न्यायपालिका जजमेंट उसको व्याख्या करने के लिए स्पष्ट कर देती है। केशवानंद भारती को हम कह सकते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अनुसूची 9 का स्वरूप जो अत्यंत कठोर था, उस स्वरूप में बहुत संशोधन कर दिए गए। अनुसूची 11 देखते हैं। अनुसूची 11 देखते हैं, थोड़ा सा इसे मिलाना पड़ेगा। अनुसूची 11 अनुसूची 11 सॉरी अनुसूची 10 अनुसूची 10 अनुसूची 10 अनुसूची 10 देखते हैं। दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम अनुसूची 10 में है। दल बदल अधिनियम 1985 1985 में देश की सबसे कम उम्र के कह सकते हैं 84 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसके पश्चात 1985 में देश के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री कह सकते हैं राजीव गांधी बने थे। और राजीव गांधी ने 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा। साथ ही साथ कि 1985 में यह दल बदल अधिनियम को निषेध कर दिया गया। देखते हैं अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जोड़े गए। और इसमें देखते हैं कि ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, जल, सड़क, बिजली, बाजार, etc। यानी हम कह सकते हैं कि कुल विषयों की संख्या 29। स्थानीय स्वशासन को कार्य करने की शक्ति दी गई, स्थानीय स्वशासन को कार्य करने की शक्ति दी गई। साथ ही साथ कि
इसमें 29 विषय दिए गए कि आप इस 29 विषय पे काम करें। उसके बाद आता है अनुसूची 12, और अनुसूची 12 जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 18 विषय हैं जो नगर निकाय और नगर पालिका में काम करते हैं। तो इस तरह से आपका अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक है। आप यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। श्रेया जीएस विजन आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।